जी, तो आज ये एएस लेवल बिजनेस का लेसन नंबर 8 है। और हमने पढ़ा था इसमें कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कैसे चेंज होती है जब कंट्री डेवलप होता है। पहले वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं और बाद में वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं और उसकी वजह क्या है, वो क्यों डिपेंडेंट होते हैं। जब एक इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड होती है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कैसे चेंज होती है। ऑफ कोर्स जब मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस, तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने देख लिया कि क्यों होती है। अब आगे हमारे पास, चूंकि हमने पढ़ा था कि जब क्या कहते हैं, जब आप सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन रहा है या बन गया है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना कि टर्शियरी सेक्टर होता है। और हमने बात की भी थी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, टर्शियरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि डिमांड टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज की ज्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं तो आप मतलब अंडर डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग कंट्री बन गए हैं, तो आप प्राइमरी सेक्टर से स्विच करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कि अब आपकी मेजर एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में हो रही है, मेजर आउटपुट, मेजोरिटी ऑफ द आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर से मिल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर किसी मुल्क में हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इसका मतलब क्या, वो कंट्री जो है अपनी इंपॉर्टेंस शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू क्या कहते हैं सेक्टर जो है। अब उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी। तो इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो शिफ्ट वो आ रहा है सेक्टर में। अच्छा, फिर बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी से देख लें। राइज इन जीडीपी, सारी पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो चीजें ही बननी है ना, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, प्रोसेस्ड आइटम्स वही होंगी। तो लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलेगा, चॉइस ज्यादा मिलेगी, वैरायटी होगी, और दिल बी एबल टू चूज द मोस्ट सुटेबल आइटम जो उनकी नीड्स को बेस्ट सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि चॉइस कम होगी तो लोगों को फिर वो चीज भी लेनी पड़ेगी जो शायद उनको उतनी पसंद ना हो, लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से उनको लेनी पड़ती थी। तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर राइज इन एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो आप अपनी लोगों की जरूरतें पूरी करके यू कैन सेल द गुड्स अब्रॉड एज वेल टू अदर कंट्रीज, जिससे आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंप्रूव होगा। और हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज इंप्रूव होने से क्या होता है, क्योंकि आपको हर वक्त फॉरेन करेंसी रिजर्व की जरूरत रहती है, तो यू हैव टू बाय इंपोर्ट्स एज वेल। कोई कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम तो इंपोर्ट करते ही नहीं। तो अगर इंपोर्ट करना है तो फिर आपको डॉलर्स चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। उसके लिए आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिंट इट। और उसके लिए फिर आपको एक्सपोर्ट्स करनी पड़ेगी ताकि आपके पास फॉरेन करेंसी आए, क्योंकि दूसरे मुल्क के लोग आपको फॉरेन करेंसी में ही पे करेंगे। अच्छा, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फिर लोगों की भी जरूरत होती है, जॉब्स भी मिलेंगी, इनकम लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोग मैनुअली काम नहीं कर रहे होते, मतलब वो भी करते हैं बट देर आर मशीन्स टू वर्क विद। तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनकम लेवल भी ज्यादा होता है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर मैनुअल काम होता है और उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो नहीं सकती, क्योंकि यू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन नेचर। बारिश होगी, फिर वो क्रॉप्स ग्रो होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इधर तो जितनी आप टाइम लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इनकम लेवल भी ज्यादा होता है और आप अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लीडिंग टू हाई लेवल स्टैंडर्ड। वही मैंने लिखा हुआ। फिर रिड्यूस्ड क्राइम रेट, भाई लोगों को अगर नौकरियां मिल गई, अगर सबसे ज्यादा जो नौकरियां हैं वो सेकेंडरी सेक्टर देता है, क्योंकि वहां पर आपको आउटपुट के लिए बंदे चाहिए होते हैं। तो वहां पर आप अगर क्राइम रेट कम क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उनको अब क्राइम करने की जरूरत नहीं है टू लिव देयर लाइफ। तो फिर उससे उस मुल्क में सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एज वेल, या मल्टीनेशनल भी आना चाहेंगी उस कंट्री में जो कि सेफ है। अदरवाइज तो फिर आपके पास जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है सेफ्टी की वजह से, तो उससे जीडीपी भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट मजीद बढ़ती है, गवर्नमेंट को वो टैक्स भी देते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। फिर हायर टैक्स रेवेन्यू, जारी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इनकम लोग ज्यादा जनरेट करेंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, जिससे बाद में गवर्नमेंट
पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और आपको पता है कि वो कौन से काम होते हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। ग्रेटर वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड होती है। क्यों? आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश शेप, रॉ मटेरियल को फिनिश शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा वैल्यू वहीं ऐड होगी। जरूरत आपने 5 रुपए की चीज ली है और बेच रहे हैं आप उसको 5 लाख की, ऐसे होता है। तो इसलिए वैल्यू यहाँ सारी में ज्यादा ऐड हो रही है यहाँ पर, आपके हमें नजर आ रहा है। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं तो ड्रॉबैक्स क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन के। एक तो ओवर क्राउडेड सिटी, जैसे आप अभी देख लें, मैं कल निकला हुआ था तो बाहर, अब मेरे ख्याल आया कि यार छुट्टी है, वो भी 12 रुपये भी है, तो रश ना हो गई। देखा तो सड़कें जो है वो खाली, रश बिल्कुल मामूली, वीकेंड होने के बावजूद भी। इसकी वजह कि वो लोग 12 रुपये चूंकि हफ्ते को आई, वीकेंड लग गया, क्योंकि हर बंदे को तो हफ्ते को छुट्टी नहीं होती, तो वो अपने अपने शहर चले गए जुमे को रात को, कि चलो 2 छुट्टियां आ गई। तो इसका मतलब है कि लाहौर जो है वो भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं जो यहाँ के नहीं होते, काम करने आते हैं, क्योंकि जॉब यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो उससे ओवर क्राउडेड सिटीज हो जाते हैं, और हमें पता है उससे क्या होता है, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो रही है। तो हम देखते हैं लाहौर में 15 मिनट का फासला जो है वो हम 40 मिनट में तय कर रहे होते हैं। तो ये इश्यूज आते हैं फिर, तो स्टैंडर्ड लिविंग तो कम हो जाएगा ना इससे। फिर कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ज्यादा इंडस्ट्रीज आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल जरूरी तो नहीं है कि सारा आपके पास हो सकता है किसी सर्टेन प्रोडक्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल बाहर से लेना पड़े, वो आपको महंगा पड़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स कम होंगे, उससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा, तो आप ये बता सकते हैं। इसी तरह इफेक्ट्स ऑफ मल्टीनेशनल्स, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो मल्टीनेशनल भी आपके मुल्क में आती है। मैंने कहा ना आपको कि नौकरियां मिल रही हैं तो सेफ हो गया, तो ये अच्छा अच्छा पॉइंट भी है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि जब मल्टीनेशनल आएंगी, ये देख करके कंट्रीज में ग्रोथ, इस कंट्री में ग्रोथ है, कंट्री सेफ भी है, तो फिर वो वहां पर लोकल फर्म्स को टफ टाइम देंगी। एंड लोकल फर्म जो है ना माइट नॉट बी एबल टू कम्पीट विद मल्टीनेशनल, क्योंकि उनका इमेज बहुत बड़ा है, उनके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी शायद ज्यादा अच्छी है। तो फिर लोकल फर्म से कौन लेगा, और उससे फिर आपको इश्यूज आएंगे, क्योंकि लोकल फर्म बंद, तो फिर तो आप हैविली डिपेंडेंट हो जाएंगे मल्टीनेशनल्स पे, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो वो तो फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि जनाब हमारी बात माने गवर्नमेंट को, वरना हम चले जाएंगे। उन्हें पता है कि हम पे ही डिपेंडेंट है, दे बैंक ऑन अस। तो लोकल फर्म्स का होना जरूरी है, उनकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, टैक्स में, एम्प्लॉयमेंट में होना जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, तो ये इशू आ सकता है इसमें। अच्छा, तो ये हो गए फायदे नुकसान। फिर पब्लिक सेक्टर, आपको पता है क्या होता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो, या रिसोर्सेज जहाँ पे ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की नहीं होती, और जहाँ प्रॉफिट आपका मेन मोटिव नहीं होता, पब्लिक वेलफेयर होती है। ये आपको होता है। प्राइवेट सेक्टर इसका ऑपोजिट हो गया, ये भी आपको समझ आ ही रही है। प्राइवेट सेक्टर इसको ओन करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है, और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। पर इसको मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। आगे हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हैं, ये भी आपने पढ़ी हुई है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। अब उसमें फ्री मार्केट, कमांड और मिक्स्ड, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये डिटेल में नहीं हम ज्यादा बात करेंगे बिजनेस में। और मिक्स में आपको पता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होता है, तो उसमें फायदे यहाँ लिखे हुए। पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एट अ रीजनेबल प्राइस। आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर में या तो प्राइस होती ही नहीं, या फिर वो रीजनेबल प्राइस रखते हैं, सो दैट एवरीबॉडी कैन बाय इट, क्योंकि उन्होंने सबको देखना है। प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स अकॉर्डिंग टू पीपल्स वांट्स। ठीक है, सो रिच पीपल कैन ऑल्सो सेटिस्फाई देयर वांट्स, ये भी आपको समझ आती है। जिन्होंने अपनी मर्जी की चीज लेनी है वो फिर प्राइवेट सेक्टर से ले लें, पैसे उनकी मर्जी के, चीज आपकी मर्जी की। लेकिन गवर्नमेंट में ये नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर में। लेकिन मिक्स इकोनॉमी में तो दोनों सेक्टर होते हैं, तो ये फायदा भी। फिर गवर्नमेंट अफेयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, इफ पोल्यूशन टेक्स प्लेस और हार्मफुल गुड्स आर प्रोड्यूस, ये भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ। हार्मफुल गुड्स बने या पोल्यूशन हो, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है प्राइवेट सेक्टर में भी, टू सेव पीपल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन और हार्मफुल गुड्स। अच्छा, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स बेटर पे स्ट्रक्चर एंड चांसेस ऑफ प्रमोशन, ये भी हमने इकोनॉमिक्स में बात की हुई है। सो पीपल कैन चूज द जॉब ऑफ देयर ओन चॉइस।
आपकी मर्जी है, आप सैलरी को प्रेफर करते हैं, हायर सैलरी को या जॉब सिक्योरिटी को? आपको क्विक प्रमोशन चाहिए बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, या आप कहते हैं बस ठीक है जहाँ है सही है, जॉब तो पक्की है ना, सैलरी आ रही है ठीक है? तो ये आपका डिसीजन है कि वेदर यू वांट टू गो टू, वेदर यू वांट टू ज्वाइन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ये हमें इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा हुआ है आपने। तो क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो जॉब सिक्योरिटी उन्होंने देनी ही है, गवर्नमेंट का तो काम है एम्प्लॉयमेंट देना, लेकिन सैलरी ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि वो इदारा अवाम के पैसे से चल रहा है, तो ज्यादा पैसे कैसे मिल सकते? और प्राइवेट सेक्टर में तो आपका अपना पैसा है ओनर का, वो तो पैसे देगा भी क्योंकि उसे पता है प्रॉफिट मिलना भी है। उसमें प्रॉफिट है नहीं पब्लिक सेक्टर में। अच्छा, सम सर्विसेज आर टू सेंसिटिव टू बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, सच एज डिफेंस पॉलिस ईटीसी। एज लिखना मैं भूल गया यहाँ पे। अच्छा, अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि मिक्स इकोनॉमी में फायदा है कि मिक्स इकोनॉमी में आप अगर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होगा तो प्राइवेट सेक्टर अकेला होगा, तो फिर डिफेंस कौन देखेगा, पुलिस कौन देखेगा, रोड्स कौन बनाएगा, स्ट्रीट लाइट्स कौन इंस्टॉल करेगा? क्योंकि ये सारी कौन सी चीजें हैं, पब्लिक गुड्स हैं, जो प्रॉफिटेबल होती ही नहीं है, जो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, तो वो तो फिर कोई नहीं बनाएगा। तो मिक्स इकोनॉमी में ये फायदा है कि ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर देता है। फिर public goods are goods such as roads and street lights are provided by the government as they are unprofitable for the private sector to produce। तो ये तो हमने बात पहले कर ली है, तो समझ आ गई हमें। इसकी भी अभी मैंने कवर कर लिया, पब्लिक गुड्स को भी, रोड्स को भी। तो लेकिन मैंने दोनों को, एक रोड्स का इस्तेमाल किया है, दूसरी जगह डिफेंस पुलिस का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप इनकी डेवलपमेंट डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक गुड्स लिखेंगे फिर तो दोनों इसमें आ जाते हैं। मतलब डिफेंस और पुलिस में, पुलिस के होने से प्रोटेक्शन मिलती है लोगों को, पीपल फील सेफ, चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर कोई एनिमी हो या फिर आपके मुल्क में कोई थीव्स हैं या डिकॉइट्स हैं, तो रॉबर्स हैं। और रोड जो है ना वो जरूरी है ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बगैर आप अपने ऑफिसेज नहीं जा सकते, किसी काम के लिए जाना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी ये ऐसा सच है नहीं। बस इतना ही पता हो कि ये इसमें रिसोर्सेज सारे प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, और कमांड में सारे रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर ओन करता है, और वही उसको मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये आपको खैर पता ही है, तो उसके बारे में मैंने ज़्यादा बताया भी नहीं क्योंकि पूछा भी नहीं जाता और सिलेबस में भी नहीं है। ए लेवल बिजनेस की आगे सोल ट्रेडर आ गया, ये भी आपने ओ लेवल बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है बहुत ही डिटेल में। तो ये भी उसी तरह ही है, बल्कि मैंने उसी को उठाकर यहाँ पर कई पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो सोल ट्रेडर आपको नजर आ रहा है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी। अकेला बंदा शुरू कर सकता है, एक बंदा होता है इसमें, वही कैपिटल लेके आता है और सारा कंट्रोल उसी का होता है, सारी डिसीजन मेकिंग भी उसी की होती है। ये आपको पता है। ये नॉर्मली छोटे बिजनेसेस ही होते हैं जिनको मैनेज करना आसान है, क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो जारी बात है फिर अकेले बंदे के लिए मैनेज करना मुश्किल है, या बियर करना लॉस वो भी मुश्किल होगा, या इतना कैपिटल अरेंज करना कि बिजनेस को उस लेवल पे एक्सपेंड करे वो मुमकिन नहीं है। तो सोल ट्रेडर बिजनेस नॉर्मली छोटे ही होते हैं। एक रेडी वाला वो भी सोल ट्रेडर है, एक छोटी सी दुकान वाला वो भी सोल ट्रेडर है, एक खोखे वाला वो भी सोल ट्रेडर। अच्छा, और इसका क्या मतलब होता है जी, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, इसका क्या मतलब ये वो बिजनेस ओनर से अलग है। मतलब अगर कोई मतलब लोन लिया है और फिर पे नहीं कर पा रहे तो बिजनेस उस ओनर की अपनी भी जाएगी। अच्छा, अपनी में जाएगी वो तो चले, ठीक है, वो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की वजह से अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती है जो नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में कहते हैं ओनर और बिजनेस सेपरेट है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि अगर ओनर मर गया तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। ओनर मर जाएगा तो बिजनेस भी मर जाएगा, है ना? जी सर। अच्छा, ठीक है, बात तो बात सही है, अनइनकॉर्पोरेटेड है मतलब बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट नहीं है, एक ही है। आप सही कह, बिल्कुल सही बात बताई है कि ओनर गया तो बिजनेस भी गया। अच्छा, ओनर का प्रॉफिट बिजनेस का प्रॉफिट है, ओनर बिजनेस का लॉस ओनर का लॉस है। और दोनों में फर्क कोई नहीं है। अगर बिजनेस से कहीं पर फर्ज किया कोई अपने ड्यूज पे नहीं कर पाया, कोई पेमेंट करनी थी नहीं की, तो वो बिजनेस को नहीं पकड़ेंगे, वो ओनर या बिजनेस ओनर को पकड़ लेंगे। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस। तो उस वजह से हम इसको कहते हैं कि ओनर ऑलवेज हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब तक सारा पैसा बिजनेस का वापस नहीं किया जाता, ओनर को दे पे करना पड़ेगा, चाहे उसका अपना अपनी पर्सनल सेविंग हो घर के लिए, अपना जाती घर हो वो भी जाएगा, बेचना पड़ेगा उसको। वो ये नहीं कह सकता कि भाई बिजनेस
ने देना था, आप बिजनेस से ले लें, बिजनेस के एसेट्स बेच दें। नहीं, बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद भी अगर पूरा नहीं होता तो फिर ओनर के पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं, जो कि एक ड्रॉबैक है असल में। ठीक हो गया। एडवांटेजेस में अगर हम देख लें तो सोल ट्रेडर, इसमें रेगुलेशंस कम होती हैं टू सेटअप बिजनेस। आपको पता है कि सोल ट्रेडर में जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं या लीगल रेगुलेशंस हैं, ये कम क्यों होती हैं सेटअप करने के लिए? क्या रीजन? ये तो समझ आ गई क्या? कम होती हैं तो सेटअप जल्दी करते हैं, वेट नहीं करना पड़ता। और जल्दी से जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो सेल्स भी जल्दी होगी, प्रॉफिट भी जल्दी होगा। तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगी उस तरह से कि बिजनेस को सेटअप करने में पैसे लग रहे हैं लेकिन आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लीगल वो रेगुलेशंस। लेकिन यहाँ पर तो आप फौरी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको इशू नहीं है। ये तो समझ आती है। लेकिन क्यों लीगल रेगुलेशन होती क्यों? क्या वजह? बड़ा बड़ी तो फिर इसकी है, तो एक इसकी रिक्वायरमेंट्स भी ही ज्यादा है। बंदा है। अच्छा जी, इम्तिशाल क्या कह रही हैं? अगर पार्टनरशिप को देखा जाए तो उसमें ज्यादा बोर्ड, मैंने क्या कहा हो कि रहा है? एक और ट्रेडर में एक ही बंदा होता है अगर कंपेयर किया जाए पार्टनरशिप या लिमिटेड कंपनी से, तो इसलिए ज्यादा बड़ी ही होता है। बात ना मुझे असल में सही आपकी नहीं आई ना। सर क्योंकि वो कहते हैं वो ओनर बिजनेस से लिंक्ड होता है, तो यानी वो कोई बिजनेस की डॉक्यूमेंट्स बस सिर्फ ओनर से लिंक करके बना सकते हैं। अच्छा ओके 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 गुड। एक ये बात हो गई, ये बात सही है। अंशार आपने क्या कहा है? सर मैंने कहा था कि सोल ट्रेडर में एक ही बंदा होता है तो लेस रेगुलेशन होंगी, जैसे अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में दो या ज्यादा होते हैं, कंपनीज में भी क्या कहते हैं ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें ज्यादा मुश्किल काम होगा रेगुलेशन। आप कह रहे हो एक ही दफा रेगुलेशन होंगी तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कम जमा करवाने पड़ते हैं? अभी उन्होंने कहा कि भाई ओनर और बिजनेस एक ही हैं तो बस बिजनेस के डॉक्यूमेंट जमा कराएं या ओनर के, एक ही बात है। बाकी बिजनेस में और जो टाइप्स हम देखेंगे लिमिटेड कंपनीज में, उसमें ऐसे नहीं होता। ओनर को अलहदा बताना पड़ता है और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अलहदा जमा करवाने पड़ते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स एडिशनल होते हैं बाकी बिजनेसेस के, इनके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। एक बात जो जमा करवाने होते हैं। एक दुकान खोलने में क्या आपको कितना का टाइम लगता है, क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? अच्छा, अब उसमें एक और वजह है। वजह ये है कि जितना बिजनेस, ये छोटे बिजनेस होते हैं ना, जितना बिजनेस बड़ा होता है उसका इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे और सोसाइटी पे ज्यादा बड़ा होता है। तो उनको देखना होता है कि भाई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस लेवल तक जा रहा है और ये इसका ख्याल रखेंगे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जैसे एक छोटा बिजनेस है, दुकान है छोटी सी, तो वहां को दिन में दो तीन गाड़ियां आ जाती होंगी, कोई दो चार पांच मोटरसाइकिल आ जाते होंगे। तो अगर बहुत बड़ा प्लाजा आपने खोल लिया है या मॉल बना लिया तो उधर तो सैकड़ों गाड़ियां आएंगी फिर। तो उनको पार्किंग की जगह चाहिए होगी, वो पार्किंग है नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन होगी, तो क्या इतनी जगह है यहाँ पर मॉल बन सकता है कि नहीं बन सकता? कहीं रोड ना ब्लॉक हो जाए। तो ये भी एक वजह है कि बड़े बिजनेसेस का इम्पैक्ट जो है सोसाइटी और एनवायरमेंट पर ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए उनकी रेगुलेशन, लीगल रेगुलेशन भी ज्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होता है, इनकी काम होती है। अच्छा, फिर मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, क्योंकि ओनर मोटिवेटेड रहता है, उसे पता है जो मैं मेहनत करूंगा सारा प्रॉफिट मुझे ही मिलना है। तो वो ज्यादा मेहनत, वो अपना पर्सनल टाइम भी लगाता है, फैमिली टाइम भी लगाता है, बिजनेस को देता है, लेट नाइट सिटिंग करता है ताकि बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जा सके, ग्रो किया जा सके। उसे पता है कि हु इज गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड, ऑल द रिवॉर्ड वो खुद ही। सीक्रेसी इसमें रहती है क्योंकि आपका कोई और ओनर तो है नहीं। बिजनेस में जो भी हो रहा है वो सिर्फ आपको ही पता है और किसी को नहीं पता। तो ये जरूरी क्यों है भाई? पता चल जाए फिर क्या हो गया? आपने क्या करना है सीक्रेट रखे? क्यों जी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप डेवलप कर सकें सही से। सर कंपेटिटर्स इंफॉर्मेशन लेके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे वो गुड प्रोडक्शन मेथड, हमारी जी, एफिशिएंसी कॉपी कर सकते हैं। वेरी गुड। जी, कंपाइटर जो आपके हैं उनको अगर पता चल गया कि आप वीक हैं फाइनेंशियली, आपको ये मसला चल रहा है, तो वो आपकी वीकनेस से फायदा उठा सकते हैं। और आप नहीं चाहते कि उनको पता चले। जैसे कि आपको फाइनेंस का मसला चल रहा है, तो कंपाइटर कहेंगे अच्छा ये टाइम है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, ये तो कर ही नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है अभी। तो इस तरह से वो दे माइट किक यू आउट ऑफ द मार्केट आपकी वीकनेसेस को यूज करके। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर सेटिस्फैक्शन बाय हैविंग अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। सॉरी, मतलब कस्टमर जब देख रहा है कि मालिक ही मुझे डील कर रहा है, तो कस्टमर को पता है कि अगर वट एवर कंप्लेन्ट्स आई विल हैव, मैं डायरेक्ट कन्वे कर दूंगा उस बंदे को जो डायरेक्टली उन कंप्लेंट्स को दूर कर सकता है। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां तो कस्टमर सर्विस सेंटर होंगे, कंप्लेंट सेंटर होगा, कंप्लेंट सेल होगा। आप वहां जाके अगर कंप्लेंट कर देंगे तो उन्होंने तो आगे कन्वे करना है,
ओनर तो नहीं है, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी तो नहीं है कहीं जी हमने आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी, आपको भी पता है हेल्पलाइन पे ऐसे ही होता है जी, हमने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी, अब टीम आएगी वो देखेगी। लेकिन ओनर अगर आपका, चूंकि सोल ट्रेडर में यही होता है कि ओनर मोस्ट ऑफ द टाइम खुद होता है क्लाइंट्स को डील करने के लिए, तो आप एक ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, ओनर भी और कस्टमर भी। कस्टमर ये कि उनको पता है कि देयर कंप्लेंट विल बी एड्रेस्ड क्विकली, और ओनर को ये होता है कि बिकॉज ओनर इज डीलिंग द कस्टमर पर्सनली, तो कस्टमर लॉयल रहेंगे क्योंकि मैं उनको फुली सेटिस्फाई कर रहा हूँ। अगर वर्कर्स पे छोड़ा हुआ फिर तो कोई और लोग हैं, ओनर्स हैं, तो नहीं पता है ना आपको कि क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े बिजनेस में तो ओनर नहीं होते जो कि क्लाइंट्स को देख रहे होते हैं, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो हेड ऑफिस में बैठे होते हैं। तो अब आपको नहीं पता क्लाइंट्स किस हद तक सेटिस्फाई होके गया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। तो यू फील कॉन्फिडेंट कि आपकी जो मार्केट बनी हुई है वो मार्केट बनी रहेगी और आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल हैं। अच्छा, फिर बेटर एबल टू सेटिस्फाई कस्टमर एज ओनर इज क्लोजर टू कस्टमर, ये भी उसी में कवर हो गया, समझ आती है हमें, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि ओनर विल फील सेटिस्फाइड कि जी काम सही चल रहा है, मैं खुद क्लाइंट्स डील करता हूँ, सब अच्छा है। और ये वाला कस्टमर आपके लॉयल हो जाएंगे। तो मैंने दोनों कवर कर पॉइंट्स को कवर कर दिया था। फिर फ्रीडम में और सारे डिसीजन उसने लेने हैं, वो किसी को जिम्मेदार नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। ये अब जो है ना वो, अभी मैं ना बात कर रहा था, एक बंदा था मुझे मिला फूड पांडा वाला। मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या कितना क्या कमा लेते हो, तो उसने मुझे बताया कि पर डे इतना होता है 2200 करके। मैंने कहा ये तो आपकी 60-70 हज़ार तनख्वाह बन जाती है महीने की, आपकी ये इस पे डिलीवरी पे। जी कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल बन जाती है। तो कहते हैं जी ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें कोई ऊपर हमारे नहीं है, हमने ना किसी की सुननी है ना करनी है। ऐप खोली, काम आया हुआ है पकड़ लिया, और अगर नहीं करना काम, ऐप बंद कर दिया, आराम से बैठ के घर, तो किसी की सुननी नहीं पड़ती। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये तो अभी फिर स्टिल वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। तो इमेजिन करो कि अगर आप ओनर हैं तो आप जो मर्जी करें, ऑल इन ऑल है आप। तो वो जो टेंशन होती है ना कि आपका इमीडिएट बॉस आपको कह रहा है ये करो वो ना करो, कि बात का होता है आपको बेहतर पता होता है कि ऐसे करना है, लेकिन वो अपना पंगा कर रहा होता है बीच में, आपका बॉस नहीं जी जी ये ऐसे करें ये ऐसे करें। तो आप काफी इरिटेट होते हैं और आप ना, वो जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी चली जाती है, मतलब आप काम को एंजॉय नहीं करते। तो ये फ्रीडम आपको बहुत ऊपर लेके जाती है। इलॉन मस्क जो है उसने सोल ट्रेडर के तौर पे काम शुरू किया, उसके बाद फिर वो उसने कंपनी बना ली और बाकी सिलसिला चल निकला। तो उसको भी फ्रीडम ने मोटिवेट किया। अच्छा, डिसएडवांटेज अगर देखें सोल ट्रेडर के, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो आपको पता ही है, बता दिया हुआ है, इस पे बात नहीं करेंगे। नो वन टू शेयर आइडियाज और डिस्कस द मैटर। अच्छा, ये इसको डेवलप करेंगे। अगर कोई आइडिया शेयर करने के लिए नहीं है, मैटर डिस्कस करने के लिए नहीं, तो अच्छी बात है ना हो, हम खुद डिसीजन ले लेंगे। पर इनोवेटिव या आइडियाज नहीं आएंगे। उसमें बंदा ज्यादा स्किल जो हाँ इंतशाल क्या कह रही हो? मैंने कहा कि इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे जी किसी को इनोवेटिव डिस्कस आइडियाज करने नहीं के लिए। आएंगे आपको, और हो सकता है आप जो आइडिया सोच रहे हैं वो शायद इतना प्रैक्टिकेबल ना हो, बैकफायर कर ले, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा डिस्कशन होगी, तो यू एंड अप गेटिंग अ बेटर आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स, जारी बात है, तो उसमें फिर अब हो सकता है उसमें, अब देखो सोल ट्रेडर के वर्कर्स होते हैं, पर नॉर्मली कई बच्चे कहते हैं सोल ट्रेडर सर वो एक ही बंदा काम कर रहा है, नहीं भाई वर्कर्स होते हैं, लेकिन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर्स पे है। वो बेशक ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन सारे वर्कर्स को कंट्रोल उसने करना है। तो उसमें चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो ना हो, मेंटल स्ट्रेस हो जाती है। फिजिकल एक्सर्शन हो ना हो, मेंटल स्ट्रेस तो आ रही है आपको। तो वो उससे आपको बाज़ औक़ात इतना स्ट्रेस ले लेते हैं आप कि आपको डिजीजेज आ जाती है, हार्ट का डिजीज आ जाता है, आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये हो जाती है चीजें इस तरह से, ठीक है। और उसकी वजह से आप फैमिली टाइम आपका कम हो जाता है, आपका सोशल सर्कल में जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो है बात। अच्छा, फिर लैक ऑफ कैपिटल, जाहिर है एक ही बंदा है तो कितना के वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे वर्कर्स नहीं रख पाता, तो जाहिर मतलब उसका काम भी उस लेवल का नहीं होता। फिर बिजनेस कम्स टू एंड इफ ओनर डाइज, ये तो आपने बता ही दिया था मुझे। फिर डिफिकल्ट टू रेज फाइनेंस, क्योंकि बैंक्स पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, सोल ट्रेडर को बैंक्स लोन ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है कि रिस्की है और सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास। यार छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा भी नुकसान हुआ ना, इन्होंने तो बंद हो जाना है।
एक बड़ा बिजनेस अगर कोई हो, कोई मल्टानेशनल है, कोई नेस्ले का मैनेजर जा रहा है, कंट्री मैनेजर, या कोई कोको कोला का जा रहा है, कोई टोयोटा का जा रहा है, तो उनको पता है भाई इन्होंने कहाँ जाना है, छोटा मोटा नुकसान तो इनके लिए मसला ही कोई नहीं। यहाँ मसला आ सकता है। दूसरा, उसके बाद सिक्योरिटी भी नहीं होती कि भाई कल को अगर वापस नहीं करेगा, तो सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर पैसे रिकवर कहाँ से करेंगे? तो फिर वो उनको लोन देते ही नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। अच्छा, कैनट एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपको पता है ये क्या होता है? हमने बल्क बाइंग लिखा भी है तो एक तरह की है ना इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी स्केल तो बहुत सी तरह की होती है, लेकिन आप चलेंगे यही लिखते हैं क्योंकि आगे हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी स्केल भी पढ़ना है आने वाले चैप्टर। तो इकोनॉमी स्केल से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एवरेज लॉस फंड। सर कॉस्ट डिक्रीज होती है। जी, एवरेज कॉस्ट कम होती, बिल्कुल डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही। तो आप जब ज्यादा बड़े स्केल पे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल बाय करेंगे तो सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा ही देगा, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। या अगर कंपटीशन चल रहा है, जैसे हमने सिनेरियो बिल्डिंग करनी है अगर, तो हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं ना, एंजॉय द इकोनॉमी स्केल, और नीचे लिखते हैं कि इन ए कंपैरेटिव मार्केट वेयर डिमांड इज इलास्टिक, मतलब ये कि कस्टमर्स जो है ना दे आर प्राइस सेंसिटिव। तो अगर आप प्राइस थोड़ी सी कम कर देंगे तो एकदम से लोग आपकी तरफ स्विच हो जाएंगे, और आपकी सेल जो है और प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस कम करने से प्रॉफिट जो है पर यूनिट तो कम ही होगा, लेकिन जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सेल्स इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिनेरियो बिल्डिंग में भी इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर पार्टनरशिप में आ गए हम, और इसके बारे में भी आपको पता ही है कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, ओनर्स ज्यादा हो गए आपके पास तो कैपिटल भी ज्यादा हो गया, जारी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो गई, तो ये फायदा ही है। लेकिन नुकसान ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो जाएगा। लॉस शेयर हो रहा है, अच्छी बात है, तो प्रॉफिट भी तो शेयर हो रहा है। और उसके लिए वो पहले से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी मुझे इतना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, और बाकी तुम्हें इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। और उसको एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, वो लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो उस पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर भी लिखा होता है, साथ में आपकी ड्यूटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या होगी, कौन कौन से टास्क कौन कौन परफॉर्म करेगा, कौन सा एरिया कौन सा पार्टनर कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, ये भी लिखा होता है। अच्छा, ये भी अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं सोल ट्रेडर की तरह, और इनकी भी इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये हम पहले ही बात कर चुके होंगे। अच्छा, फिर एडवांटेजेस में कैपिटल ऑब्वियसली ज्यादा होता है कि सोल ट्रेडर से। हम देखो हमने लिखा कंपेयर टू सोल ट्रेडर, क्योंकि वैसे ज्यादा नहीं होता, पार्टनरशिप के बिजनेस भी को बहुत बड़े नहीं होते। अगर हम खाली लिखेंगे मोर कैपिटल तो जरा गड़बड़ हो जाएगी, मतलब डेवलपमेंट में लिख लेंगे आप, जारी बात है, क्योंकि कैपिटल तो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। आप उसमें तो अनलिमिटेड शेयर होल्डर रख सकते हैं ना, तो उसका उससे ज्यादा कैपिटल तो किसी के पास नहीं होता। और वही दे ग्रो टू बिकम, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, दे ग्रो टू बिकम मल्टीनेशनल्स। तो इसलिए मैंने कंपेयर कर दिया सोल ट्रेडर्स। अच्छा, और कैपिटल ज्यादा होगा तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं अच्छे से। मतलब कैसे? अगर कैपिटल ज्यादा है सोल ट्रेडर से तो डेवलप कैसे करेंगे? इसका अगर एनालिसिस करना है, इम्पैक्ट बताना है बिजनेस पे, तो क्या होगा? पहले तो पूछ लेते हैं जी। तो एक्सपेंड कर सकते, हाँ जी, मैंने कहा एक्सपेंड कर सकते हैं, ज्यादा कैपिटल हो तो क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं तो। जी, एक्सपैंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये ज्यादा एक्सपैंड करना आपका फायदा ये है कि रिस्क आपका कम होगा, इन द सेंस कि अगर आप और मार्केट्स में खोल रहे हैं, या आप इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कोई भी बिजनेस अगर सरवाइव करना चाहता है तो उसे ग्रो करना पड़ेगा, अगर ग्रो नहीं होगा तो फिर वो कंपटीशन में कहीं दब के रह जाएगा। तो इसलिए बिजनेस या तो ग्रो करते हैं या बंद हो जाते हैं। छोटे बिजनेस जो होते हैं वो किसी एक अलग से मार्केट में, जिस तरह आपको हम शॉप्स कहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में खुली हुई हैं, वहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं ना, वहाँ तो छोटा सा बिजनेस है और वो बस अपना थोड़ा बहुत कमा रहा है। हाँ, मेन मार्केट में जब जाएंगे कंपटीशन में, तो वहाँ आप या तो आप ग्रो करेंगे या आपका कंपटीटर। और अगर आपका कंपटीटर ग्रो करेगा तो जाहिर बात है आप नीचे जाएंगे, क्योंकि आपके कस्टमर वहां जाएंगे। तो बिल्कुल आपको कैपिटल चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। यानी कि अगर आप एक मार्केट में फर्ज किया कि लीड कर रहे हैं अपने कंपटीटर से, और दूसरी मार्केट में आप है ही नहीं, वहां आपका कंपटीटर है सिर्फ, तो आपको एक्सपैंड करके वहां पर भी जाना है। अगर नहीं जाएंगे और आप ये सोचते रहेंगे अच्छा अच्छा यार हम इस मार्केट में तो लीड कर रहे हैं ना, तो कल को वो उस मार्केट से ज्यादा कमा के इस मार्केट को भी छीन लेगा आपसे, क्योंकि वहां जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो फिर ज्यादा स्पेंडिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट पे भी ज्यादा अच्छे वर्कर्स भी रखेगा, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। अच्छा,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड, ये समझ आती है। तो इसका फायदा क्या है, डेवलप आपने करना है। जी बताएं। बर्डन कम हो जाएगा, बर्डन कम होगा। अच्छा, फिर से क्या होगा? से ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे आप, चाहे उसमें क्लाइंट्स हो चाहे प्रोडक्शन हो, क्योंकि हर हर पार्टनर को एक एक एरिया दे दिया गया है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैनेज अच्छे से करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इमेज भी अच्छा होगा। ये बिल्कुल आप इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लॉस इज शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। तो लाइफ, लॉन्गर लाइफ समझ आती है आपको कि छोटा मोटा नुकसान पार्टनर मिलकर बर्दाश्त कर सकते हैं, जो सोल ट्रेडर में करना मुश्किल है। अच्छा, फिर डिसीजन मेकिंग बिकम्स इफेक्टिव एज पार्टनर्स आर देयर टू डिस्कस द मैटर। वही कि इसमें आप नए नए आइडियाज, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मिलके, आप कहते हैं ना एक से भले दो, तो वो मिलके उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। बात का एक बंदे के जहन में नहीं आ रहा होता सोल्यूशन, तो पार्टनर्स आपस में जब बैठते हैं तो सोल्यूशन फिर आ जाता है आपके जहन में। अच्छा, इजियर टू रेज फाइनेंस एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर, ये भी समझ आती है हमें। फाइनेंस सोल ट्रेडर के मुकाबले में ज्यादा आसानी से रेज कर सकते हैं। वैसे कैपिटल के साथ मिलता जरूर है, लेकिन आप इसको अगर और तरीके से डेवलप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर आप एक ही पॉइंट इसको कंसिडर करेंगे उस हिसाब से। तो अब ऊपर था कैपिटल ज्यादा होता है, और यहाँ है फाइनेंस रेज ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको आप डेवलप करेंगे ना कि पार्टनर ज्यादा है, तो ज्यादा पार्टनर आसानी से जब अपना अपना शेयर डालेंगे तो अमाउंट फाइनेंस ज्यादा हो जाएगा, और आपको कोई फाइनेंशियल इशू जो है अगर आ रहा है तो वो उसको आप जल्दी से रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर एडिशनल अमाउंट चाहिए आपको, तो आप जल्दी से रेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स। डिसएडवांटेज में पार्टनरशिप में हमारे पास एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ, यहाँ पर फ्रीडम चला गया, जो सोल ट्रेडर में होता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले नहीं सकते, और कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो पार्टनर एग्री नहीं कर रहे। अगर चार पार्टनर हैं, दो एग्री कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे, तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी, और डिसीजन मेकिंग डिले होगी तो टाइम इज मनी। जब एनवायरमेंट डायनेमिक हो, कंपटीशन इंटेंस हो, तो टाइम इज मनी। तो आप डिसीजन डिले करेंगे, आप जैसा प्रोडक्ट कोई और मार्केट में पहले निकाल लेगा, आप पीछे रह जाएंगे, तो कस्टमर तो उससे ले लेंगे, फिर आपसे कौन लेगा? ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये आपको पता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब देखो, मैंने यहाँ लिख दिया लिमिटेड कैपिटल, ऊपर मैंने लिखा था मोर कैपिटल एडवांटेज में, यहाँ मैंने डिसएडवांटेज में भी बना दिया, क्योंकि मैंने यहाँ कंपेयर किससे किया? लिमिटेड कंपनी से। उनका कैपिटल पार्टनरशिप से ज्यादा होता है, तो इसी को आप डिसएडवांटेज बनाकर भी डेवलप कर सकते हैं कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत ज्यादा हद तक अचीव नहीं कर सकते। एक हद से ज्यादा ग्रो करना उनके लिए मुश्किल काम है, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं, एक हद से ज्यादा आप नहीं उनमें इजाफा कर सकते। अच्छा, फिर पार्टनरशिप, इसका मतलब प्रॉफिट भी उसी हिसाब से फिर लिमिटेड होगा। अच्छा, पार्टनरशिप कम्स टू एन इफ एनी पार्टनर डाइज, ये तो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस आपको पता ही है, सोल ट्रेडर की तरह। फिर अगर एक पार्टनर ने, आपने ठीक है कि उसके पास अथॉरिटी थी, पार्टनर को एक एरिया दिया हुआ था मैनेजर कंट्रोल करने के लिए, पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन बैकफायर कर गया, या पार्टनर नेग्लिजेंट था, या वो डिसऑनेस्ट था, तो उसका इम्पैक्ट उस पार्टनर पे खाली नहीं आएगा, सब पे आएगा, क्योंकि बिजनेस ओवरऑल डाउन जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस तो सब शेयर करते हैं, तो गलती एक ही, लेकिन भुगतेंगे सारे के सारे, ये एक प्रॉब्लम और है। फिर आगे हमारे पास एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, ये भी समझ आती है हमें कि अगर एक मुआहिदा आपने कर लिया है, क्योंकि पार्टनर ने कंपनी के उस बिजनेस के बिहाफ पर एग्रीमेंट किया है, तो और पार्टनर ने एम्पावर किया हुआ था पार्टनर को, जी आप ये डिसीजन आपने लेने, उसने एग्रीमेंट कर लिया। अब एग्रीमेंट गलत किया सही किया, लेकिन अब सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं उस डिसीजन के लिए। फिर प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, जारी बात है, अब सारे पार्टनर्स को मिलना है तो जारी बात है प्रॉफिट ज्यादा भी होगा, लेकिन वो फिर हर पार्टनर का स्क्वीज हो जाएगा, क्योंकि हर एक को उसका शेयर मिलेगा, सारे का सारा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अच्छा जी, आगे अब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जाते हैं, लेकिन ये इसके लिए इतना भी टाइम नहीं है, और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम लिमिटेड कंपनी को सारे को ही खत्म करेंगे, ताकि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है और आसान भी है। तो क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज क्लास इज ओवर। ओके। अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। बाकी